नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझने से पहले कुछ एक आध छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हम समझ लेते हैं, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने में आसानी होगी। अब वो छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं? हमें सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले समझना है क्या? एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर जिसको क्या बोला जाता है? जिसको हिंदी में बोला जाता है सदिश क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया वेक्टर या इसी को हम हिंदी में बोल लेते हैं क्या? सदिश क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये एरिया वेक्टर और सदिश क्षेत्रफल होता क्या है, अब इसको समझते हैं। सिंपली क्या है, एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया होता है। एरिया जो होता है बेसिकली अपने आप में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। बस उसी को हमने क्या करना है यहाँ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आप समझते हैं किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम कर लेता हूँ। मैंने क्या करा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें क्या है, लेट अस सपोज मैं इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में क्या है, लेंथ का इंक्रीमेंट चल रहा है, और वाई एक्सिस में मैं बोल देता हूँ ब्रेथ का एक इंक्रीमेंट चल रहा है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो अब इन दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है, एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है? लेंथ में, वाई एक्सिस में ब्रेथ में। ठीक है, तो अब समझते हैं। अब मैंने क्या करा, एक छोटा सा एरिया ले लिया। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिया, तो इसकी लेंथ क्या होगी? ये लेंथ होगी और ये ब्रेथ होगी। अगर मैं इसके लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट करता हूँ, यानी कि इस डायरेक्शन में मैं इसको आगे और बढ़ाता हूँ, मैं पहुँच गया यहाँ इस पॉइंट पे। लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट करा और ब्रेथ में भी क्या करा, उसी के रिस्पेक्ट में मैंने कुछ इंक्रीमेंट कर दिया। तो जो ये हमारा एरिया था, ये क्या हो गया अपने आप? क्या हो गया? ये बढ़ गया। ठीक है, मतलब हमने लेंथ में और ब्रेथ में कुछ इंक्रीमेंट करा तो क्या हो गया? एरिया बढ़ गया ना। और किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है? इस तरीके से एक फिक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। फिर ऐसे ही मैंने क्या करा, लेंथ में कुछ और इंक्रीमेंट करा, ब्रेथ में कुछ और इंक्रीमेंट करा, तो क्या हो गया? एरिया बढ़कर कितना हो गया? ऐसे ये बढ़ गया। फिर ऐसे क्या हो गया, लेंथ में और इंक्रीमेंट करा, ब्रेथ में और इंक्रीमेंट करा, तो एरिया क्या होगा? इस तरीके से क्या होगा? बढ़ते जाएगा ना। तो क्या हो रहा है, एरिया क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। और किसी सर्टेन डायरेक्शन में क्या हो रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है। तो इसीलिए इस को क्या बोलते हैं हम? एरिया वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अगर इसकी हम सिंपल सी डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? स्मॉल एलिमेंटल एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन क्या होगी? कोई भी स्मॉल एलिमेंटल एरिया जो होता है वो अपने आप में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। और इसकी डायरेक्शन किस तरीके से होती है? डायरेक्शन हमेशा इसकी क्या होती है? नॉर्मल की तरफ। ठीक है, अब नॉर्मल क्या होता है उसको समझते हैं। ये तो एरिया वेक्टर समझ लिया हमने। इस तरीके से क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन में क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है ना। अब इसकी जब डायरेक्शन निकालेंगे तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, एक और मैं एक डायग्राम प्लॉट करता हूँ। ठीक है, एरिया वाला एक कोई सरफेस ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज मैंने क्या करा, एक ये सरफेस ले लिया। ठीक है, ये क्या है, कोई ऐसे रैंडम शेप का सरफेस है। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे एरिया होंगे ना अंदर से। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करूँ, डिवाइड कर दूँ छोटे छोटे पार्ट में, तो क्या बनेंगे? बहुत सारे एरिया बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्या कर दिया मैंने, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जो ये सरफेस है, ये क्या है? ये अपने आप में क्या है? एरिया है। अब ये एरिया क्या होगा अपने आप में? क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? इसकी डायरेक्शन लेट अस सपोज मैं इसमें कोई एक सेक्शन ले लेता हूँ। जैसे मैंने लेट अस सपोज ये वाला सेक्शन चूज कर लिया। ठीक है, इस सेक्शन की बात करेंगे, तो इस सेक्शन की जो डायरेक्शन होगी ये कहाँ होगी? आउटवर्ड। आउटवर्ड यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि ये हमारा सरफेस था, इससे क्या होगी? बाहर की तरफ। जैसे मैं इसको अगर मैं ऐसे रख दूँ तो क्या हो रही है? बाहर की तरफ आ रहा है ना, ये टिप क्या आ रही है? बाहर की तरफ आते हुए दिख रही है। तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड। ठीक है, यानी कि पेपर से बाहर की तरफ बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें अगर रिविजन करूंगा तो इसमें किस तरीके से, ऐसे मैंने क्रॉस में रिविजन कर दी। ये क्या होगी? इस पार्ट की, इस वाले सेक्शन की क्या होगी? ये क्या आ गई? डायरेक्शन आ गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये नॉर्मल की डायरेक्शन हो गई। यानी कि क्या होता है? नॉर्मल की डायरेक्शन होती है। तो इसकी जब भी हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे, तो अगर स्मॉल एलिमेंटल एरिया को क्या होता है? एरिया किससे दिखाते हैं? सरफेस से, एस या ए। ठीक है, किसी से भी दिखा सकते हैं। तो जो हमेशा जब भी हम क्या लिखेंगे, एरिया वेक्टर लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा डेल एस। एस क्या हो गया? सरफेस हो गया। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? डेल एस के साथ एन कैप। एन कैप मल्टीप्लाई कर दिया, या इसी को इस तरीके से भी बोल सकते हैं डी एस। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? डी एस साथ में क्या कर दिया? यूनिट वेक्टर। एन क्या होता है? यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। यूनिट वेक्टर क्या है?
इसके नॉर्मल की डायरेक्शन में। इसका नॉर्मल क्या है, जैसे आउटवर्ड, ठीक है। तो अब डिफरेंट डिफरेंट सर्फेसेज होंगे तो उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया वेक्टर मिल जाएगा। तो मतलब कोई भी एरिया अपने आप में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, सिंपली। तो ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर, ठीक है। अब एरिया वेक्टर तो हमने समझ लिया, फिर ऐसे एक और चीज़ हमने समझनी है, सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल आपको शायद याद भी होगा, ठीक है, 11th में पढ़ा होगा ना, जो फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ते थे, ठीक है, वहीं क्या आता था, सॉलिड एंगल आता था। एक तो नॉर्मल एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है। अब समझते हैं कि होता क्या है, क्योंकि इनका आगे फ्लक्स को समझने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, बेसिकली दो तरीके के, हमने जो नॉर्मल एंगल तो पढ़ा है ना, नॉर्मल एंगल क्या होता है, जैसे मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये मैंने दो लाइन ड्रॉ करी तो इनके बीच में क्या हो रहा है, कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये नॉर्मल एंगल हो गया। अब इसी एंगल को मैं एक सर्कल में ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो सर्कल में किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, अब इसी को मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा ना, ठीक है। एंगल कहाँ होते हैं, सर्कल में यानी किस क्या होता है ये, एंगल जो होता है हमारा क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, किस में, किसी सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट होती है। अगर ये आर रेडियस है, इस रेडियस को मैंने क्या करा, बढ़ा दिया, तो यहाँ क्या है, थीटा एंगल आ गया। फिर मैंने इसको कहाँ पहुँचा दिया, ऐसे यहाँ पे पहुँचा दिया, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये क्या बन गया, 90 डिग्री एंगल बन गया। तो इस तरीके से ये क्या होता है, ये नॉर्मल एंगल होता है। ये क्या बनाया मैंने, एक सर्कल बनाया है। सर्कल क्या होता है, अपने आप में 2D फिगर होता है। तो 2D में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, नॉर्मल एंगल, यानी कि नॉर्मल एंगल क्या बोलते हैं, एंगल इक्वस टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस पढ़ा है ना, एंगल इक्वस टू आर्क अपॉन रेडियस, जो बेसिक सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई, ये किस एंगल की बात हो गई, ये हो गई प्लेन एंगल की बात। अब सॉलिड एंगल क्या होता है, ये तो हो गया प्लेन एंगल, अब सॉलिड एंगल समझते हैं। अब इसी में मैं क्या करता हूँ, इस सर्कल की जगह मैं क्या करता हूँ, एक स्फेयर एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। दिखने में अब 2D डायग्राम ही दिखेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना। ये क्या है, कोई स्फेयर है, ठीक है। इस स्फेयर में क्या कर रखा है, हमने क्या करा, एक कोनिकल सेक्शन कट करके बाहर निकाल दिया। ये एक मैंने कोनिकल सेक्शन लिया था, ठीक है। इस पूरे कोनिकल सेक्शन को हमने क्या कर दिया, एक आइसक्रीम का कोन समझ लो, एक आइसक्रीम का कोन क्या कर दिया हमने, इसमें से कट करके ये वाला पार्ट जो पूरा है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको क्या कर दिया हमने, कट करके बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट बाहर निकालेंगे तो कैसा दिखेगा ये, अगर इसको बाहर निकाल के हम ऑब्जर्व करें तो इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। ये क्या होगा, पूरा भरा हुआ पार्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक एंगल फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो थोड़ा सा इमेजिन करते हुए चलना, ठीक है। जो ये एंगल फॉर्म होता है, अभी स्फेयर कैसा होता है, स्फेयर कैसा फिगर होता है, 3D फिगर होता है। तो 3D में जो एंगल फॉर्म हो रहा, ठीक है, तो जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं किससे, ओमेगा से, ठीक है। ओमेगा से डिनोट करते हैं, और जो ये एंगल होगा ये क्या हो गया, सॉलिड एंगल हो गया, ठीक है। अब सॉलिड एंगल की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, अब वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये पूरा हमने क्या करा होगा, कुछ एरिया निकाला होगा ना इसमें से। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्लेन एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, यहाँ हमने सिर्फ क्या करी, एक आर्क निकाली और साथ में क्या थी, रेडियस थी। अब यहाँ क्या होगा, ये क्या लिया हमने, रेडियस ही तो लिए, ठीक है, ये आर है, ये आर है, ठीक है। अब इसमें इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है, अब किस तरीके से होता है वो समझते हैं। तो सॉलिड एंगल ओमेगा इक्वस टू होते हैं एरिया अपॉन आर स्क्वायर, सिंपल सा, ठीक है। अब सॉलिड एंगल इक्वस टू क्या होता है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ एरिया अगर हम अभी हमने देखा है क्या निकालना है, डीएस से निकाले ना, ठीक है। तो ओमेगा का एक दूसरा फॉर्मेट भी होता है, ओमेगा इक्वस टू क्या लिखा जाता है, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओमेगा इक्वस टू यानी कि सॉलिड एंगल ओमेगा इक्वस टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओमेगा क्या है आपका, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल और कुछ नहीं है, 3D में बना हुआ एंगल है सॉलिड एंगल, और नॉर्मल क्या होता है, 2D में बना एंगल नॉर्मल एंगल हो गया। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, सॉलिड एंगल और नॉर्मल एंगल का कॉन्सेप्ट देख लिया, और साथ में हमने क्या देख लिया, एरिया वेक्टर देख लिया। अब आगे समझते हैं फ्लक्स को। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास्ड परपेंडिकुलरली थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं,
जो बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, जैसे पॉजिटिव से बाहर की ओर और नेगेटिव से अंदर की ओर आती हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना चार्जेस के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी सरफेस से, ठीक है, किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जैसे लेट अस सपोज मैंने क्या कर दिया, एक सरफेस बना लिया। ठीक है, ये कोई सरफेस है और इसमें से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होते हुए दिखाते हैं। ठीक है, ये क्या है, इस तरीके से इसको क्या कर रही है, क्रॉस करते हुए जा रही है, कैसे, परपेंडिकुलरली बाहर की ओर। ठीक है, तो क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, जैसे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हो रही है, पास होते हुए जा रही है, यानी कि यह क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा यहाँ। ठीक है, तभी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से पास हो रही है। ये कोई सरफेस है जिससे क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हो रही है, पास होते हुए जा रही है। कैसे पास हो रही है, परपेंडिकुलरली। तो इन नंबर, इनके नंबर जो होते हैं, जो 1 2 3 4 जो भी अप टू काउंट करेंगे, तो जो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हुई, तो वो सारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, समझ में आया, ईजी सा ही है। अच्छा, इसको डिनोट करते हैं, इसको डिनोट किससे करते हैं, फाई। ठीक ठीक है, ये सिंबल होता है फाई का। ठीक है, फाई, फाई ई लिख सकते हैं या सिंपली फाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको फाई से डिनोट करते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है, अब फाई इक्वस टू होता है ई, यानी कि क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ई के फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, तो ई साथ में क्या होगा, ई डॉट ए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या होगा, ये कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर या वेक्टर, ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो अगर इसको लिखना चाहे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो फाइव इक्वस टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। या अभी जैसे हमने एस के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, फाइव इक्वस टू क्या लिख सकते हैं, ई एस कॉस थीटा। एस इक्वल टू सरफेस या ए इक्वस टू एरिया। ठीक है, किसी रिस्पेक्ट में भी ले सकते हो आप। ठीक है, या इसी को अगर हम क्या ले लें, ये तो क्या हो गया, फ्लक्स हो गया। अगर हम छोटा सा फ्लक्स लें तो क्या बोल सकते हैं, डी फाई बोल सकते हैं। तो डी फाई इक्वस टू क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ये कुछ फॉर्मेट है किसके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। ठीक है, अगर अच्छा इसकी इंटीग्रल फॉर्म भी देख लेते हैं, इंटीग्रल फॉर्म का भी काफ़ी यूज होने वाला है आगे, तो इसके इंटीग्रल फॉर्म को भी समझ लेते हैं। अब इंटीग्रल फॉर्म को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक सरफेस ले लेता हूँ, तो उसमें डिटेल में समझते हैं इसके इंटीग्रल फॉर्म किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, तो अब इसकी इंटीग्रल फॉर्म को देखते हैं। तो मैंने क्या करा, ये कोई एक सरफेस ले लिया। ठीक है, ये एक सरफेस ले लिया जिसमें मैंने क्या कर दिए, बहुत सारे सेक्शन बना देता हूँ। ये ठीक है, ये क्या कर दिया, बहुत सारे सरफेसेस बना लिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक छोटा सा एक सरफेस ले लेता हूँ, ये वाला पार्ट ले लिया। ठीक है, जैसे मैंने इस पूरे में से एक छोटा सा ये एरिया ले लिया। ठीक है, अब इसका एरिया, अगर इस पूरे का एरिया एस है, तो इस छोटे का एरिया मैं क्या बोल सकता हूँ, डी एस बोल सकता हूँ। इसका एरिया क्या होगा, छोटा होगा ना, डी किसी के आगे डी लग गया तो क्या हो गया, स्मॉल एरिया हो गया। तो इससे पास होने वाला फ्लक्स, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से चल रही हैं, ठीक है, इसको क्रॉस करते हुए आगे निकल जाएंगी ना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, तो क्रॉस होते हुए जाएंगी, तो इससे पास होने वाला, इस एरिया से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, उसको बोल देंगे डी फाई। तो डी फाई इक्वस टू क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा। या इसी को क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस। अच्छा, अब ये तो क्या निकला, इस स्मॉल के लिए निकला, अगर इस पूरे के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो पूरे के लिए अगर फ्लक्स की बात करेंगे तो फाइव इक्वस टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका, डी फाई का। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट को क्या करना, मिला के एक बड़ा पार्ट बनाना। डिफ्रेंसिएशन मतलब क्या होता है, बड़े पार्ट को ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। तो इंटीग्रेट करेंगे तो डी एस इसका है, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई। ठीक है, डी फाई के रिस्पेक्ट में क्या निकल जाएगा, फ्लक्स निकल जाएगा। तो इंटीग्रेशन डी फाई को क्या लिख सकते हैं, और किसका इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है, सरफेस पे इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो सरफेस पे इंटीग्रेशन होता है तो फाइव कोस टू क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ठीक है, ई भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और एस क्या है, वेक्टर, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया है, ये इसकी इंटीग्रल फॉर्म आ गई। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आगे को देखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ें क्या क्या आने वाली है, अब हमें पढ़नी है इसके बारे में। अब देखते हैं गॉस थ्योरम। अब देखते हैं गॉस थ्योरम क्या बोलती है। ठीक है, तो गॉस थ्योरम बोलती है, गॉस थ्योरम इसी के बारे में एक्सप्लेनेशन देती है, जो हमारा क्या है,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख ली है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1/epsilon टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विथ इन द सरफेस। मतलब किसी क्लोज्ड सरफेस से, यहाँ ध्यान देना है, क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो फ्लक्स उस बॉडी में प्रेजेंट नेट चार्ज के 1/epsilon नॉट टाइम्स होता है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी ना, क्या थी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है। तो उसी के बारे में है। तो क्या होगा, किसी बॉडी में जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 1/epsilon टाइम्स होगा किसके, उसके अंदर जो नेट चार्ज प्रेजेंट है। जैसे मैं यहाँ पे एक बॉडी बना लेता हूँ, ठीक है। अगर इस बॉडी पे नेट चार्ज है Q, ठीक है, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स, इससे पास होने वाला फ्लक्स, अब ध्यान देना यहाँ पे क्या कर रहा है, इनक्लोज्ड सरफेस ले रखा है, मतलब कि क्या होगा, कोई क्लोज सरफेस होगा, क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होंगी ना, ठीक है। तो इससे पास होने वाला जो फ्लक्स फाई होगा, ठीक है, वो क्या होगा, फाई इक्वस टू 1/epsilon नॉट टाइम्स इनटू चार्ज, ठीक है। चार्ज कितना है इस पे, जैसे क्यू चार्ज है, तो फाई इक्वस टू क्या हो जाएगा, Q/epsilon नॉट, ठीक है। Q/epsilon नॉट, ये क्या बोलती है, ये ही गॉस थ्योरम है, ठीक है। अब इसका देखेंगे हम प्रूफ किस तरीके से, ये जो थ्योरम है ये किस तरीके से एप्लीकेबल है और ये क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं प्रूफ किस तरीके से होता है। तो देखते हैं अब इसका प्रूफ किस तरीके से करना है। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ एक सरफेस ले लिया है, ठीक है, सरफेस एस ले लिया है, कोई रैंडम सा सरफेस ले लिया, ठीक है। तो इस पे क्या है, ओ पॉइंट कोई प्रेजेंट है इसकी बॉडी पे, जहाँ पे क्या है, क्यू चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। इससे कुछ डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस पे, जैसे लेटर सपोज मैं बोल देता हूँ ये आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, जहाँ पे हमें फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब करेंगे क्या, अब यहाँ पे क्यू चार्ज है, अगर मैं इसको क्यू चार्ज नॉर्मली ले रखा है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, अगर निगेटिव साइन नहीं है तो पॉजिटिव ले लेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को होगा, इस तरीके से बाहर की तरफ निकलेगा। अब इसके इस पार्ट पे, इस सरफेस पे हमें फ्लक्स निकालना है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, एक छोटा सा एरिया ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो छोटा सा एरिया ले लिया मैंने, क्या ले लिया, डीएस एरिया ले लिया, और ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह इस डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। तो क्या हो गया, ये जो सरफेस है ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट से कुछ एंगल फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कुछ एंगल फॉर्म हो रहा होगा ना, ठीक है। ये एंगल क्या होगा, जो अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, डी ओमेगा सॉलिड एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। किससे, यहाँ पे क्यू से, यहाँ पे पी पे हम फ्लक्स निकालेंगे। अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें लिखनी है, तो सबसे पहले चीज़ें लिख लेते हैं। लेट लेट एस इज अ क्लोज्ड सरफेस एट ओ पॉइंट क्यू चार्ज इज प्रेजेंट, ठीक है। ओ पॉइंट पे क्या है, क्यू चार्ज प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू एट पी, क्या बोल देंगे, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू एट पी क्या है, ई है, जहाँ पे हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे आगे एक नेक्स्ट चीज़ क्या करें हमने, छोटा स्मॉल एलिमेंटल एरिया ले लिया, ठीक है। लेट डी एस इज द स्मॉल एरिया अराउंड पी, ठीक है। स्मॉल एरिया अराउंड पी ले रखा है, तो वहाँ पे अब फ्लक्स की बात करेंगे, फ्लक्स, ठीक है, कहाँ पे, एट पी। तो कितना होगा, छोटा सा एरिया ले रखा है तो छोटा सा फ्लक्स होगा, तो क्या लिख लेंगे, डी फाई, ठीक है। फाई इक्वस टू क्या होता है, फाई इक्वस टू क्या होता है, ए इंटू डी, ए इंटू एस, या ई डॉट एस बोल सकते हैं। तो डी फाई इक्वस टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस, इसी को क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या हो गया इस फॉर्मेट में। तो ये क्या मिल गया हमें, फ्लक्स मिला कहाँ पे, डी एस पे, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब देखते हैं, अब हमें क्या करना है, ई के बारे में पता करना है, तो हम यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे, तब जाके हम पुट करेंगे तो ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अब किस तरीके से निकालते हैं।
तो जैसा कि हमें ये क्या है यहाँ पे ओ पे क्यू क्या है, एक चार्ज प्रेजेंट है, क्यू क्या है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। तो पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है, हमें हमने पढ़ा है ना, क्या होता है फॉर्मूला, ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, क्या हो जाती है पॉइंट चार्ज के लिए ई की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ठीक है, चार्ज क्या है क्यू और डिस्टेंस क्या है आर ले रखिए, तो क्या हो जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या मिल गया, ई की वैल्यू मिल गई। अब इसको इक्वेशन 2 से ई की वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या रख देंगे, तो यहाँ से डी फाई की वैल्यू मिल जाएगी। डी फाई इक्वस टू कितना आ जाएगा, ई की वैल्यू उठा के रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, साथ में क्या है डी एस कॉस थीटा। अच्छा, अब इसमें मैं जो डी एस कॉस थीटा है, कुछ कुछ याद आ रहा है, अभी हमने पढ़ा था सॉलिड एंगल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ अब हम सॉलिड एंगल का कुछ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू को मैंने अलग ले लिया, और ये जो ये डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, ये क्या हो रहा है, कुछ सॉलिड एंगल फॉर्म कर रहे हैं ना, कुछ सॉलिड एंगल फॉर्म कर रहा है, यही तो क्या होता है सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, जैसा कि हमें डायग्राम में देखा भी था, क्या बन रहा था, डी ओमेगा क्या बन रहा था, एक एंगल फॉर्म हो रहा था ना। ये क्या है, ये सॉलिड एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, हमने क्या लिया, क्लोज सरफेस ले रखा है, तो क्या हो रहा है, इसकी जी डी एस कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, सॉलिड एंगल रख सकते हैं, यानी कि डी ओमेगा रख सकते हैं। तो यहाँ से डी फाई इक्वस टू कितना मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी ओमेगा। ठीक है, ये क्या आ गई, इक्वेशन 3 बोल दिया। ठीक है, अब ये तो क्या आया है, इस स्मॉल एलिमेंटल पार्ट के लिए फ्लक्स आया है। अब हमें इस पूरे सरफेस के लिए एस के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो देखते हैं टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इक्वस टू इंटीग्रेशन डी फाई। ठीक है, अब कहाँ से कहाँ तक होगा इंटीग्रेशन, अब वो भी समझने की बात है। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ये पूरा क्या है, एक कोई सरफेस है, एक क्लोज सरफेस ले रखा है, तो इस पूरे में जो इंटीग्रेशन होगा किस तरीके से होगा, ये क्या दिख रहा, इस पूरे का होगा ना। अभी हमने डीएस का देखा, तो क्या होगा, क्लोज करेंगे बेसिकली इस पूरे सरफेस पे। ठीक है, इस पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट करेंगे, तो देखते हैं क्या आता है वैल्यूज। तो डी फाई की वैल्यू क्या है, उठा के रख देंगे, सरफेस इंटीग्रेशन होगा बेसिकली कहने का मतलब। ठीक है, क्यू इंटू डी ओमेगा। अब कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, कांस्टेंट है, चार्ज क्यू क्या होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। तो ये सारा पार्ट क्या आ गया, बाहर निकल गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, डी ओमेगा का। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने लायक ये है, जो ये डी ओमेगा आया, ये क्या है, सॉलिड एंगल आया, किसी क्लोज सरफेस के लिए आया। अब किसी क्लोज सरफेस के रिस्पेक्ट में जो ये सॉलिड एंगल की वैल्यू आती है, ये क्या आती है, अगर यहाँ पे क्या होता है, एक स्फेयर का हम काउंट कर लेते हैं, एक कोई क्लोज, सबसे अच्छा जो क्लोज सरफेस क्या होता है, स्फेयर का होता है। तो स्फेयर के लिए जो आता है ओमेगा, या डी ओमेगा बोल सकते हैं, सॉलिड एंगल फॉर स्फेयर, सॉलिड एंगल फॉर स्फेयर होता है हमेशा कितना, 4 पाई। ठीक है, स्फेयर के लिए जो सॉलिड एंगल की वैल्यू आती है वो क्या आती है, 4 पाई। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी ओमेगा की जगह क्या मिलेगी, इस पूरे को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएंगे, इंटीग्रेशन डी ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई, जो उठा के हम यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से हमें फाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, फाई इक्वस टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन डी ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई। क्यों, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, एक स्पेयर काउंट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर कोई क्लोज सरफेस लेंगे तो उसको हम, सबसे अच्छा क्लोज सरफेस कौन सा होता है, स्फेयर, जिसका हम क्या करते हैं, इजीली हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ 4 पाई ले रहे हैं, और कोई ऐसा रीजन नहीं है। ठीक है, तो क्या मिल गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें फाइव इक्वस टू क्या मिल गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो Q/एप्सिलॉन नॉट। ये क्या थी, ये तो गॉस की थ्योरम थी। गॉस ने क्या बोला, फाइव इक्वस टू क्या होता है, Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू क्या है, इस पे नेट चार्ज था, जो हमने क्या ले रखा था, जो हमने सरफेस ले रखा था, और एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, फाइव इक्वस टू क्या हो जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिए, गॉस थ्योरम
प्रूफ कर ली, ठीक है। तो ये क्या है, ये गॉस थ्योरम देख लिया हमने और साथ में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक यही चीज़ समझनी है, ये आपको वैल्यूज क्या, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम क्या करेंगे, इसी का केस कंसिडर करते हैं स्फेयर का, ठीक है। क्योंकि जो हमने सरफेस ले रखा है, हमने सरफेस कैसा ले रखा था, मैंने कोई रैंडम सरफेस ले रखा था, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो ये कोई रैंडम सरफेस दिया, अगर इसी की जगह स्फेयर होता तो क्या होता, हमारा सीधे सीधे आ जाता। लेकिन हमें यहाँ क्या लेके चलना है, एक ऐसा सरफेस लेके चलना है, क्लोज सरफेस, ठीक है। क्लोज सरफेस में सबसे अच्छा सरफेस कौन सा होता है, स्फेयर होता है। इसीलिए मैंने क्या करा, यहाँ किसकी सॉलिड एंगल किसके लिए रिस्पेक्ट में लिया, स्फेयर की। तो और हमारी वैल्यू आ गई और हमने क्या कर लिया, इस तरीके से गॉस थ्योरम प्रूफ हो गई, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट और डायमेंशन रह गई थी, तो इनको भी जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, जैसा कि हमें पता है, फाइव इक्वल्स टू क्या होता है, ई इंटू डी एस कॉस थीटा। यानी कि ई और डी एस की हमें क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। तो इसकी जो यूनिट आती है वो क्या आती है, ई की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, सिंपल सा। तो फाइव की जो यूनिट होती है ये होती है। और ऐसे ही डायमेंशन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन किस तरीके से निकालेंगे, न्यूटन के लिए क्या हो जाएगा। बच्चे मैं थोड़ा सा यहाँ डायमेंशन निकालना बता देता हूँ, जैसे आपको कभी कभी पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में, ठीक है, तो आना चाहिए, जैसे 11th में हमने पढ़ा भी है। तो न्यूटन के लिए क्या होता है, फोर्स की याद रखनी होती है हमें बस। तो न्यूटन की क्या हो जाएगी, MLT-2, ठीक है, यानी कि फोर्स की होती है ना वो। मीटर के लिए क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। और सी क्या है, कूलॉम, कूलॉम के लिए क्या हो जाता है, AT। बस उठा के इसे क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो क्या मिल जाएगा, एम एल क्या है, एल कितने टाइम है, एल 3 टाइम्स, 1 टाइम यहाँ, 2 टाइम यहाँ, ML3। टी कितना है, -2 यहाँ, और नीचे से 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ML3 T-3, और ए ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, -1। और ये क्या होगी इसकी डायमेंशन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमने यूनिट भी देख ली और डायमेंशन भी देख ली। इसकी एक और यूनिट होती है, ठीक है, और वो यूनिट क्या होती है, वोल्ट मीटर, ठीक है। एक यूनिट तो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और दूसरी यूनिट क्या है, वोल्ट मीटर। चाहे आप कोई सी भी याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये भी इसके साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है।